कहानी की शुरुआत में हम लॉरेल 11 नाम के एक मलेशियन कार्गो शिप को देखते हैं, जिसमें ऑयल लोड करके उसे मलेशिया से अमेरिका के लिए रवाना कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम इसी लॉरेल 11 शिप से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक और जहाज को देखते हैं, जो कि मलेशियन स्पेशल फोर्स का एक सैन्य युद्धपोत होता है। दरअसल दोस्तों, ये स्पेशल फोर्स की टीम भी अमेरिका की ओर ही जा रही थी, एक मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन जब लॉरेल 11 शिप अफ्रीका के इलाके से होकर गुजर रहा था, उसी दौरान कुछ सोमालियन पायरेट्स इस शिप को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक एक करके रस्सियों के सहारे शिप पर चढ़ जाते हैं। ये लोग शिप को इतनी तेजी से घेरकर उस पर चढ़ जाते हैं कि शिप में मौजूद कैप्टन और क्रू मेंबर्स को उन्हें रोकने का कोई भी मौका नहीं मिल पाता। लेकिन इन पायरेट्स को यह नहीं पता होता कि उन्होंने इस शिप पर चढ़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। पायरेट्स का ऐसा अचानक हमला देखकर शिप में मौजूद कैप्टन तुरंत ये जानकारी अपने हेडक्वार्टर तक भेज देता है। खबर मिलते ही हेडक्वार्टर से एक ऑफिसर तुरंत उस मलेशियन मिलिट्री शिप के कैप्टन से संपर्क करके सारी जानकारी भेज देता है। दूसरी तरफ हम मलेशियन मिलिट्री शिप में मौजूद एक स्पेशल पास्कल टीम को देखते हैं, जो मलेशिया से अमेरिका अपने एक मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रही थी। ये पास्कल टीम क्या है और इन्हें किस लेवल पर ट्रेन किया जाता है, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही डकैती की जानकारी शिप में मौजूद स्पेशल फोर्स तक पहुंचती है, वे लोग तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी कैप्टन फाइनल ऑर्डर लेने के लिए अपने बेस में कमांडर से संपर्क करता है। तभी कमांडर लोकेशन के मैप में देखता है कि उनके दोनों ही शिप अफ्रीका के इलाके में ही मौजूद हैं, इसलिए वो पायरेट्स पर अटैक करने का अपना फाइनल ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर मिलते ही कैप्टन इस टीम के कमांडर अरमान को सारी प्लानिंग समझा देता है। फिर क्या दोस्तों, पूरी टीम अपने वेपन्स असेंबल करके लॉरेल 11 शिप की ओर निकल पड़ती है। इसी दौरान टीम 2 यूनिट में बढ़ जाती है। पहला यूनिट स्नाइपर को लेकर हेलीकॉप्टर से जाता है और दूसरा यूनिट कुछ स्पीड बोट्स लेकर नदी के रास्ते ही निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लॉरेल 11 शिप में पायरेट्स अब पूरे जहाज की तलाशी लेने लगते हैं। ये सब देखकर शिप में मौजूद कैप्टन अपने सभी क्रू मेंबर्स को अनाउंस करके बताता है कि जहाज के सभी इमरजेंसी दरवाजे लॉक कर दो, ताकि वे लोग अंदर ना आ सकें और तुम लोग भी इमरजेंसी रूम में चले जाओ। कुछ ही देर में कैप्टन को पता चलता है कि अभी भी एक क्रू मेंबर मिसिंग है, जो कि शिप की लाइट्स ऑफ करने गया था। तभी कैप्टन उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा जल्दबाजी में फिसलकर नीचे गिर चुका था और सिर में गहरी चोट लगने के कारण वहीं बेहोश हो चुका था। वहीं कैप्टन उसे बार बार बुलाता है, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। इसलिए जैसे ही वो उसे देखने के लिए बाहर निकलता है, तब तक पायरेट्स इंजन रूम के काफी करीब पहुंच चुके होते हैं। मजबूरी में वो उस क्रू मेंबर को वहीं छोड़कर खुद तुरंत नीचे केबिन में घुसकर दरवाजा लॉक कर लेता है। इधर बेस से कैप्टन उस शिप में संपर्क करने की करता है, लेकिन आगे से एक पायरेट कॉल उठाता है और कैप्टन से कहता है कि अगर यहाँ जल्द से जल्द 100 मिलियन नहीं भेजा गया तो हम सभी क्रू मेंबर्स को खोज खोज कर मार डालेंगे। तभी कैप्टन अपने दोनों यूनिट को साफ साफ कह देता है कि कोई भी पायरेट वहां जिंदा नहीं बचना चाहिए। तभी सोल्जर्स देखते हैं कि एक और पायरेट्स का गैंग बड़ी बोट लेकर लॉरेल 11 शिप की ओर बढ़ रहा है। ये देखकर कमांडर शूटर को ऑर्डर देता है कि इन्हें नदी में ही उड़ा दो। तभी शूटर अपनी मशीन गन से बोट पर गोलियां बरसा देता है, लेकिन पायरेट्स बिना डरे उल्टा उन पर काउंटर फायरिंग करने लगते हैं। तभी कैप्टन कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उनके ड्राइवर को ही उड़ा दो। तभी स्नाइपर एक ही झटके में ड्राइवर को मार गिराता है, जिससे सभी पायरेट्स डर के मारे भाग जाते हैं। इसके बाद कुछ ही देर में सोल्जर्स लॉरेल 11 शिप तक पहुंच जाते हैं। वहीं विलॉक शिप में शांति से चढ़कर चारों ओर फैल जाते हैं। कुछ ही देर में पायरेट्स को भी समझ में आ चुका था कि उन्हें पैसे देने की जगह उन्हें मारने के लिए मिलिट्री फोर्स भेज दी गई है। इसलिए कुछ पायरेट सोल्जर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन पायरेट्स को ये नहीं पता होता कि ये पास्कल टीम किस लेवल के खतरनाक होते हैं। मौका मिलते ही सोल्जर्स वहां अपना भयंकर तांडव शुरू कर देते हैं, जिससे सभी पायरेट्स ढेर होना शुरू हो जाते हैं। वहीं ऐसा एक भयानक मंजर देखकर बचे कुछ पायरेट्स अपना हथियार फेंक कर सरेंडर करने लगते हैं। दूसरी तरफ कमांडर अपनी टीम को लेकर इंजन रूम की ओर जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ और पायरेट्स वहां घात लगाए बैठे हुए हैं। तभी वो देखता है कि उसका राइफल जाम हो चुका है, इसलिए वो राइफल छोड़कर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी सोल्जर उसे भी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ इतनी गोलाबारी की आवाज सुनकर वो बेहोश हुआ क्रू मेंबर भी उठ जाता है। वहीं वो जल्दी उठकर बाकी क्रू मेंबर्स को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी आगे से 2 पायरेट्स उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं। इसी दौरान वहां सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं। तभी पायरेट सोल्जर्स से कहता है, बंदूक नीचे करो, नहीं तो इसे उड़ा दूंगा। तब सोल्जर्स मजबूरी में बंदूक नीचे कर लेते हैं, लेकिन तभी मौके पर ही पीछे से यूनिट 2 उन दोनों पायरेट्स को दबोच लेती है। सभी पायरेट्स को पकड़ने के बाद अरमान शिप के कैप्टन से अपनी पहचान कंफर्म करने को कहता है। कंफर्मेशन होते ही अरमान ये जानकारी बेस तक भेज देता है। वहीं बेस में मिशन को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इधर सोल्जर्स सभी पायरेट्स की तलाशी लेकर उन्हें मलेशियन जेल में ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बाद में कमांडर अरमान को अपने पास बुलाकर एक नया मिशन सौंपते हैं।
मुझे लीड मिला है कि हमीद नाम का एक सोमालियन पायरेट्स का लीडर हमारे कंट्री में एक बड़ी डकैती करने की फिराक में है। और यहाँ हमीद बस एक पायरेट नहीं, ये खूंखार क्रिमिनल भी है जो 3 साल पहले ऑर्किम हार्मोनी हादसे को अंजाम देकर भाग गया था और अब ये फिर से आ गया है। इसलिए इनको रोकने के लिए मुझे तुम लोगों की अभी सख्त जरूरत है। इतना कहते ही कमांडर उसे अपनी बाकी टीमों के पास ले जाता है और अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। वहीं आगे कमांडर बताता है कि हमारे सोर्स से पता चला है कि ये बंदा हमीद कल फिलिपिनो मार्केट में अपने खास आदमी से मिलने जा रहा है, तो यही मौका है इसे रंगे हाथों पकड़ने का। फिर क्या था दोस्तों? अगले दिन फिलिपिनो मार्केट में अरमान अपनी टीम को लेकर पहुंच जाता है और उस क्रिमिनल हमीद का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में उनका टारगेट लोकेशन में पहुंच जाता है तो वहीं मौजूद एक सोल्जर रिपोर्ट करता है कि टारगेट मूवमेंट में आ चुका है। ये सुनते ही अरमान तुरंत उसके पीछे लग जाता है। उसका लगातार पीछा करने के कारण कुछ देर में हमीद को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं करता और वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये उसका इलाका है और यहाँ कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। फिर भी अरमान उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो लगातार उसका पीछा करता रहता है। कुछ ही देर में अरमान को पता चल जाता है कि हमीद जिससे मिलने के लिए आया है वो और कोई नहीं बल्कि उसका ही पास्कल टीम का दोस्त ओडा है, जिसे कुछ दिनों पहले सस्पेंड कर दिया गया था। ये देखकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि आखिर में उसी का दोस्त ने उसका मार लिया। वहीं वो तुरंत बेस पहुंचकर ये सारी इन्फॉर्मेशन कमांडर को बता देता है। वहीं कमांडर को भी ये जानकर एक जोरदार सदमा लगता है। तभी कमांडर आगे बताता है कि हमें अपनी सभी प्लानिंग चेंज करना होगा क्योंकि ओडा को हमारी सभी प्लानिंग की स्ट्रेटजी जरूर पता होगा। तभी अरमान कहता है कि सर हमें उसे एक मौका देना चाहिए सरेंडर करने के लिए। उसी रात हम देखते हैं कि अरमान ओडा को समझाता है कि भाई तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, इसलिए अभी भी मौका है, हमारी मदद करो हमीद को पकड़ने में। वहीं ओडा कहता है कि भाई अपनी जान की बाजी देकर क्या मिला हमें? बाबा जी का ठुल्लू। वो हमें जिसे तू पकड़ने की बात कर रहा है, मुझे ये काम करने के लिए 1 मिलियन देने जा रहा है जो तू पूरी जिंदगी मिलिट्री में रहकर नहीं कमा सकता। इसलिए तू भी मुझसे हाथ मिला ले, तुझे भी रातों रात मालामाल कर दूंगा। वहीं अरमान समझ जाता है कि वो पैसों की लालच में पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि ओडा और हमीद अपनी सबसे बड़ी एसपीसी ओनेल फील्ड डकैती के लिए अपनी टीम लेकर निकल चुके हैं। दूसरी तरफ अरमान भी अपने लैपटॉप में उसी ओनेल फील्ड का रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि पिछली रात उसने अपना एक फोन ओडा की गाड़ी में छोड़ दिया था। उसी को ट्रैक करने पर उसे पता चलता है कि यह गाड़ी अब उसी कंपनी के एक पार्किंग लॉट में मौजूद है। तभी वो समझ जाता है कि वे लोग समुद्र से नहीं बल्कि बाय रोड ही जा रहे हैं। इसलिए अरमान तुरंत ये जानकारी कमांडर तक भेज देता है। खबर मिलते ही कमांडर अपने सभी चेकपोस्ट पर नाकाबंदी लगाने को कहता है। इसी दौरान उनकी फोटोकॉपी भी निकालकर सभी चेकपोस्ट तक भेज दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ डकैत सभी चेकपोस्ट पार करके ऑयल फील्ड में एंटर कर चुके होते हैं। दूसरी तरफ अरमान को याद आता है कि उसके दोस्त की बीवी भी उसी ऑयल फील्ड में काम करती है, इसलिए वो उसे तुरंत अलर्ट करते हुए वहां से भागने को कहता है। लेकिन तब तक ओडा और उसके लोग रूम में एंटर कर चुके होते हैं। वहीं वो उसे देखते ही समझ जाता है कि जरूर इन्हें भी पता चल चुका है कि यहां हम ओनेल लूटने आए हैं, इसीलिए वो उससे उसका फोन मांगता है। तभी वो देखता है कि अरमान लाइन में है। वहीं ओडा अरमान से कहता है कि हम तो आए थे यहां ओनेल लूटने, लेकिन यहां तो ओनेल के साथ साथ बहुत सारे वर्कर्स भी मिल गए हैं। अब अगर तुम लोगों को इन वर्कर्स को जिंदा देखना है तो अगले सुबह तक मेरे अकाउंट में 100 मिलियन पहुंच जाना चाहिए, और अगर कुछ भी शान पट्टी दिखाने की कोशिश की तो सब खत्म। वहीं कमांडर अरमान से कहता है कि पहले पायरेट्स ने भी 100 मिलियन ही मांगा था, अब ये भी मांग रहे हैं, तो जाओ इन्हें 100 मिलियन देकर आओ। फिर क्या था दोस्तों? उसी दिन अरमान अपनी टीम को लेकर उस ओनेल फील्ड के लिए रवाना हो जाता है। स्पॉट पर पहुंचते ही वे लोग स्काई डाइविंग करते हुए नीचे उतरते हैं और समुद्र में लैंड करते हैं। लैंड करते ही उनके अंडर वाटर सपोर्ट के लिए वहां एक सबमरीन भी भेज दी जाती है। वे लोग तुरंत सबमरीन में चढ़कर स्पॉट की ओर बढ़ने लगते हैं। रात होते होते ही सैनिक स्पॉट तक पहुंच जाते हैं। वहीं अरमान अपनी टीम को रेडी करके सबमरीन से निकल जाता है और 3 ग्रुप्स में बंटकर तीनों तरफ से ओनाइल फील्ड की ओर बढ़ने लगते हैं। ओनाइल फील्ड के नजदीक पहुंचते ही वे लोग ओनाइल पाइप के जरिए अंदर एंटर कर जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही वे लोग पिस्टल में साइलेंसर लगाकर वहां मौजूद सभी पायलट्स को ढेर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पायलट्स को भी समझ में आ चुका था कि उन पर अटैक हो चुका है, इसलिए सभी पायलट्स अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। कुछ देर बाद वे लोग इंजन रूम तक पहुंच जाते हैं जहां वर्कर्स को रखा गया था। वहां सैनिक देखते हैं कि दुश्मनों ने पूरे एरिया में ग्रेनेड का जाल बिछा रखा है। अगर एक भी कदम गलत हुआ तो सभी मारे जाएंगे, इसीलिए उनकी टीम में मौजूद बम एक्सपर्ट को यह काम सौंप दिया जाता है और अरमान अपनी टीम को लेकर दुश्मनों को ढूंढने लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, लेकिन जैसे ही वे उसे खोलते हैं अंदर मौजूद एक ऑटोमेटिक मशीन गन अपने आप उन पर गोलियों की बौछार कर देती है, जिससे कुछ सैनिक वहीं शहीद हो जाते हैं। सुबह होते ही अरमान वहां लिली को बंधी अवस्था में पाता है।
वो देखता है कि दुश्मनों ने लिली के शरीर पर बम सेट कर रखा है। जैसे ही अरमान उसके शरीर से बम डिफ्यूज करने जाता है, तभी वहां ओडा आ जाता है और उसे धमकी देते हुए दूर हटने को कहता है। वहीं ओडा अरमान से कहता है, बहुत दिन हो गए दोस्त, चल आज एक हैंड टू हैंड फाइट हो जाए। आज पता चल जाएगा कि सबसे बेस्ट पास्कल कौन है। इतना कहते ही वहां दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। पहले तो ओडा अरमान को पूरी तरह पीटने लगता है, लेकिन कुछ देर लड़ते लड़ते ओडा फिसलकर रिग से गिरने लगता है। तभी अरमान उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल ओडा अपना पिस्तल निकालकर उस पर एक शॉट मार देता है, जिससे वो गहरे समुद्र में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम इस गेम के मास्टरमाइंड हमीद का देखते हैं, जो डर के मारे वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है। वो समुद्र में कूदकर अपनी बोट लेकर वहां से भागने लगता है। तभी सैनिक उसे देख लेते हैं और तुरंत स्नाइपर को उसे शूट करने का आदेश देते हैं। लेकिन जैसे ही स्नाइपर शूट करने के लिए अपनी पोजीशन लेता है, तब तक वो बोट रडार से काफी दूर जा चुका होता है, इसलिए दूसरी टीम बोट लेकर उसके पीछे लग जाती है। वहीं हमीद सैनिकों को पीछे आते हुए देखकर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। वहीं बेस से कमांडर साफ साफ आदेश देता है कि कुछ ही देर में वह सोमालियन बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा, इसलिए उसे हर हाल में रोकना होगा। तभी कुछ ही देर में सैनिक उसकी बोट पर अंधाधुंध मशीन गन चलाना शुरू कर देते हैं और फाइनली जाकर कुछ बुलेट्स उन्हें लग जाते हैं और वे दोनों वहीं शहीद हो जाते हैं। फिर क्या दोस्तों, इसी के साथ सोल्जर्स हमेशा की तरह अपने देश के सिटीजन्स को रेस्क्यू कर लेते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आज की ये हमारी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।